नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस एकेडमी में। आज हम देखेंगे कि जो आपका संगम युग है उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह कौन से हैं। इस वीडियो का एक पहला पार्ट आ चुका है जिसमें लगभग हमने 40 प्रश्नों को कवर किया था। इस वीडियो में भी हम लगभग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो को और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। तो हम जब देखते हैं एलंगो को, तो यही इसका लेखक हमको मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। हमने शिल्पाधिकारम को बहुत डिटेल से देखा था, इसकी पूरी कथा मैंने आपको समरी रूप में बताई थी। तो यह किससे संबंधित है? प्रेम कथा के रूप में यह संबंधित है। और अगर सी में पहला है तो सी में पहला सिर्फ एक में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकियों को भी आप मैच करा लीजिए। तिरक्कुकुरल संबंधित होगा किससे? दर्शन से। तोलक्कापय्यम संबंधित होगा किससे? व्याकरण से। और मणिमेखले संबंधित होगा मणिक कथा से। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का नाम क्या है जिसको पांचवें वेद के रूप में माना जाता है? तो जब हम देखते हैं तिरुमुराय को, तो यही पांचवा वेद है जिसको शैव संतों के द्वारा संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत व रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो जब हम देखते हैं क्षेत्र आपका अरिकामेडू को, जिसकी चर्चा आपको पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंस सी में भी मिलती है, जिसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की थी। तो यही वह स्थान है जहां की खुदाई से हमको भारत व रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का पता लगता है। तो डी इसका सही आंसर हो गया। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? तो जैसा भी हमने देखा अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस सी लेखक को याद था? तो हमने जब इस पुस्तक के विषय में देखा था तो यह नाम हमको संबंधित किससे मिल रहा था? अरिकामेडू से। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है कहां से? अरिकामेडू से। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। एम्फोरा जार होता था, यह हमको मिलता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार के रूप में। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो हम देखते हैं चेल, चोल और पांड्य, यह तीनों तो हमको मिलते हैं। कदम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चेल, चोल, पांड्य तीनों मिलते हैं, पल्लव आपको नहीं मिलेंगे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह कहां से मिलेगा आपको? तमिल क्षेत्र से। और तमिल भाषा का इसमें प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो जो आपका ये कुरल नामक ग्रंथ है जिसकी चर्चा हमने की थी, इसी को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो जो आपका तमिल रामायण है उसका लेखक कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम देखते हैं कंबन को, तो यही 12वीं सदी में तमिल रामायणम की रचना करते हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सिद्धर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो क्या जो आपके सिद्धर है यह एकेश्वरवादी है? क्या लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जब हम आपके देखते हैं ये लिंगायत समुदाय के लोग यह शिव की पूजा करते हैं और यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति शिव में विलीन हो जाता है, इसीलिए यह पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानेंगे। तो सेकेंड आपका सही हो गया। जो सित्तर है यह एकेश्वरवादी है, यह भी हमको मिलता है। उससे इसका सही आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो अगर आपको याद हो कि जो चंदेल शासक है इनसे कनेक्टेड है खजुराहो, तो बी में जिसमें 3 हो, तो बी में 3 देखिए आपको 2 में मिल रहा है। पल्लव आपके कनेक्टेड होंगे पनमलय से, तो डी कनेक्टेड हो गया किससे? 2 से। डी कनेक्टेड हो गया 2 से। ए आपका सही आंसर हो गया। गुप्त कनेक्टेड होंगे किससे? देवगढ़ से। और चालुक्य कनेक्टेड होंगे किससे? बादामी से। तो ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो जब हम देखते हैं मणिग्रामम को, तो यही हमको व्यापारिक निगम के रूप में मिलता है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किनके मध्य? तो यह हमको मिलता है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। जो चोल शासक है कौन? परांतक प्रथम। और जो राष्ट्रकूट शासक है कौन? कृष्ण तृतीय। इन्हीं के मध्य यह युद्ध होता है और इसमें चोल पराजित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही
आंसर हो गया। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? अब इसमें हम देखते हैं मलिक कफूर को, तो यही ज्यादा कनेक्टेड हमको मिलता है। हालांकि हम देख पाएंगे यह जो चोल साम्राज्य है यह अधीन आ जाएगा किसके? पांड्य के, और उसके बाद कोई स्वतंत्र शासक हमको नहीं मिलेगा। कब? 1250 ईस्वी के आसपास। तो 1250 ईस्वी के आसपास जो चोल शासक है यह आ जाएंगे पांड्यों के अधीन और इनकी स्वतंत्र शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब मलिक कफूर के अभियान होंगे दक्षिण भारत में, तो यह माना जा सकता है कि इसी ने अंततः चोल साम्राज्यों का अंत कर दिया। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो हम देखते हैं कि यह कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा पीछे हमने खूब डिटेल में इसकी चर्चा की है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो वेंगी नदी को जब हम देखते हैं तो यह पांड्य राज्य की जीवन रेखा के रूप में हमको मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो हमने पश्चिमी तट के स्थलों को देखा था। इनमें हमको मिलता है जो आपका टोंडी है और मुशीरी है, यही मिलता है हमको पश्चिमी तट से। संगम साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो हमने देखा था कि यह राजा के लिए प्रयुक्त शब्द थे। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो हमने देखा कि यह मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने। इस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। अगस्त्य ऋषि के बारे में हमने बहुत डिटेल से देखा इस विषय में। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो हमने देखा था बादामी के चालुक्य, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकियों को भी आप मैच करा लीजिए। पल्लव होंगे कनेक्टेड कहाँ? कांचीपुरम से। हर्ष कनेक्टेड होंगे कहाँ? कन्नौज से। पांड्य कनेक्टेड होंगे कहाँ? मदुरै से। तो ए इसका सही आंसर हो गया। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इनका हमको सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए जो आपका पल्लव राजवंश है यह स्थापित होता है 600 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी और कब? 750 ईस्वी में। चोल सत्ता की स्थापना 907 ईस्वी में हुई है और भोज के अधीन जो प्रतिहारों का उदय है वह हम देखते हैं 836 ईस्वी के आसपास। तो अब आप इसको एक क्रम में आयोजित कर लीजिए कि सबसे पहले आते हैं पल्लव, दूसरा सबसे पहले आएगा, फिर आएंगे आपके पाल वंश के शासक, तो दूसरा और चौथा यह क्रम है। उसके बाद आएंगे आपके प्रतिहार वंश के शासक और अंत में चोल वंश के शासक। तो 30 का सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो कि संबंधित है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं राजधानी के रूप में सुमेलित नहीं है? तो जोड़ियों को आपको मैच कराना है। राज्य और उनकी राजधानियां दिया गया है, आपको यह छांटना है कि कौन सा इसमें से गलत है। जब हम देखते हैं आपका चेर साम्राज्य, तो इस चेर साम्राज्य के विषय में जब हम देखेंगे तो हमको पता लगता है कि यह त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के क्षेत्र में फेमस है। तो ऑप्शन 30 का सही आंसर हो गया, मतलब यही सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमको टाइमिंग बतानी है इनकी। देखिए जब हम देखते हैं महेंद्र वर्मन को, यह मिलता है हमको 600 से 630 ईस्वी में। जब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन को, यह मिलते हैं हमको 630 से 668 ईस्वी में। परमेश्वर प्रथम को देखते हैं, यह मिलते हैं 670 से 700 ईस्वी तक। और जब हम देखते हैं नंदी वर्मन को, यह मिलते हैं 731 से 795 ईस्वी तक। तो आप इसको अंत वाले से मैच कराइए। सबसे अंत में होगा नंदी वर्मन, तो यह ऑप्शन ए में ही आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो यहाँ हम देखते हैं मात्वावालिन का नाम, जो कि संबंधित होगा चीन से और चालुक्यों के शासनकाल के समय यह चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण देगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो मौर्यों ने किया, यह हमने देखा। राजपूतों ने किया, यह भी हमने देखा। गुप्तों ने भी किया, यह भी हमने देखा है। तो चालुक्य वंश हमको उत्तर भारत से कनेक्टेड नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में
भेजा था। तो यह विवरण हम देखते हैं कि जो चालुक्य राजा कुमारपाल है उससे ही यह कनेक्टेड है। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? तो यह मिलती है हमको वनवासी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका मोटुपल्ली है यही सबसे फेमस है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो हम देखते हैं पांड्य शासक जिन्होंने 26 ईसा पूर्व में रोम में अपने दूत को भेजा था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो हम देखते हैं क्षेत्र मदुरई का, यहीं पर हमको मीनाक्षी मंदिर मिलता है। सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, बेलूर मठ, इनको आपको कनेक्ट करना है कि यह कहाँ पे है। मीनाक्षी कनेक्टेड है किससे? मदुरई से। तो ए में जिसमें 2 हो, बी इसका सही आंसर हो गया। मैच कराने वाले क्वेश्चंस में मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप सबसे आसान वाले को सबसे पहले मैच कराइए। अगर आप उसको मैच करा ले जाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखिए मीनाक्षी को मैच कराया कहाँ से? मदुरई से, और हम आसानी के साथ सही आंसर तक पहुंच गए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो जब हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में मंदिर की कलाओं को या मंदिर स्थापत्य कला को, उस समय हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे। हालांकि आप इसको याद रखिए कि इसको कहा जाएगा गोपुरम। मंडपम होगा अंदर का भाग, शिखर होगा सबसे ऊंचा वाला भाग, और देवालय होगा जहां देवता का निवास होगा, मुख्य देवता का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से हमने लगभग 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। पूरी संभावना है कि जब भी चेर चोल या पांड्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा तो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द जाके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने इतना भी कर लिया है और ठीक से इस वीडियो को देखा है तो आप बहुत आसानी के साथ आने वाली परीक्षाओं में चेर चोल और पांड्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।